Hello everyone, welcome back to my channel Muskan Study Zone and here I am back with my new video. So आज हम हमारी नई वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट को जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। बिकॉज जो एग्ज़ाम है हमारा वो एमसीक्यू बेस्ड ही है तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना भी मस्ट है। और मैंने इसी चैनल पे आपको इसी चैप्टर को अच्छे से इन डिटेल समझा रखा है पूरा का पूरा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट दोज वीडियोस फर्स्टली, और आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टेंशन लेने की बात नहीं, आपको जाइए फटाफट और सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए और उसके बाद प्लीज़ बैक टू दिस वीडियो और एमसीक्यूज़ को खुद सॉल्व करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ गाइज। So, the first MCQ is that successful organizations do not achieve goals by chance but by following a deliberate process known as, and the options are planning, coordination, controlling, or the fourth one is management. कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या जो गोल्स अचीव करती है वो बाई चांस नहीं करती है बट एक डेलिब्रेट प्रोसेस को फॉलो करती है और उसी के उससे कर मतलब कहते हैं ना अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस है? क्या वो प्लानिंग करने की वजह से हर बार सक्सेसफुली वो करती है, ऑर्गेनाइजेशन रन करती है? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग या फिर मैनेजमेंट? सो द क्लियर आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 4 जो है मैनेजमेंट। क्योंकि आप कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट है, आप हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करते हुए ही चल रहे हो, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है सक्सेसफुली रन कर पाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ बाय लक ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती। कोई भी चीज़ अगर बाय लक चल रही है तो वो एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, हार्ड टू हार्ड 3 टाइम्स आपका लक चल जाता है। बट आप हमेशा ऐसे नहीं कर सकते ना। तो मैनेजमेंट होना एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वे में वही एक चीज़ है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है अच्छे से सक्सेसफुली रन कर पाती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, मैनेजमेंट. So the next question says that management is essential for the organizations which are non-profit organization, service organization, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ये चीज़ अगर आपने वीडियोस पर देखे होंगे मेरी अच्छे से तो मैंने उसमें काफ़ी बार ये चीज़ मेंशन करी है कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ तो सिर्फ स्कूल में होता है, घर में नहीं होता, या फिर मैनेजमेंट सिर्फ ऑफिस में होता है, स्कूल्स में नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट इज़ असेंशियल एट ऑल लेवल्स, एट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, हर जगह मैनेजमेंट ज़रूरी है। सो ऑप्शन ए बी सी तो ऐसे ही कट गए क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के नेम दे दिए हैं और हमने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या है, हर जगह है, इज असेंशियल एट एवरी प्लेस एट एवरी लेवल, चाहे आप टॉप लेवल पे हो, मिडल लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. So the next question is efficiency is concerned with, and the options are doing the right things, doing things right, achieving end results, and the fourth one is none of the above. सो एफिशिएंसी क्या कंसर्न करता है? एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अब आपने देखो डेफिनेशन पढ़ी है तो उसके हिसाब से आप सोचोगे यार ऐसा तो कुछ उसमें है ही नहीं, ऑप्शंस में तो थोड़ा सा अलग अलग चीज़ आ रही है। तो पॉइंट वही है, एमसीक्यूज होते हैं इसलिए ताकि आप थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा सा कहते हैं ना माइंड को वर्क करवाओ अपने। सो हमने एफिशिएंसी जो पढ़ी थी उसका मतलब हमने क्या पढ़ा था कि एफिशिएंसी रेफर्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को हम क्या ना करें, वेस्ट ना करें, सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। सो क्या डूइंग द राइट थिंग, अगर हम राइट थिंग कर रहे हैं तो उससे हमारे रिसोर्सेज बच रहे हैं कहीं ना कहीं। बट डूइंग जो हमारा सेकंड ऑप्शन है कि डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि अगर हम चीज़ों को सही तरीके से करेंगे, यानी डूइंग थिंग्स राइट यानी चीज़ों का अगर हम सही तरीके से करेंगे तो ऑब्वियस है कि हम हमारे रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं और वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और सी है अचीविंग एंड रिजल्ट, कि एंड रिजल्ट को सिर्फ अचीव कर लेना, बट हाउ यू आर अचीविंग दैट वो डिपेंड करता है कि आप एफिशिएंटली कर रहे हो या इफेक्टिवली। तो आप यहाँ कहीं क्लियर नहीं हो इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, नन ऑफ द अबव का तो ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि हमने प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी है तो कुछ ना कुछ तो कंसर्न करता है वो। सो जो हमारे मेन सोचने वाले ऑप्शन है वो ए और बी, कि या तो हम डूइंग द राइट थिंग, या तो चीज़ सही करें, या डूइंग थिंग्स राइट या चीज़ों को सही तरीके से करें।
तो क्या ज़्यादा बेटर है, चीज़ों को सही तरीके से करना, ठीक है ना। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकेंड, डूइंग थिंग्स राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू। अभी हमने एफिशिएंसी का पढ़ा और अब हमें इफेक्टिवनेस का बताना है। सो चीज़ें यही, इससे भी यही पता चलता है कि जो हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं उन्हें भी हमें ध्यान से पढ़ना होता है। और मैंने उस वीडियो में बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ना एक तरीके से बेस है आपका, क्योंकि ये वर्ड्स आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत बार सुनाई देंगे, आपको बहुत बार इन्हें पढ़ना पड़ेगा, तो इनका मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। सो ऑप्शंस क्या कहते हैं कि डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स, एंड द ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब इफेक्टिवनेस होता क्या है पहले तो ये भी पता होना चाहिए ना, तो एक बार मैं आपको डेफिनेशन रिवाइज करा देती हूँ। तो इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क और अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑन टाइम। बेसिकली जहाँ इसमें जो मेन चीज़ होती है वो टाइम पर होती है कि हमें हमारे काम को करना है, लेकिन कब कैसे करना है, टाइम पे करना है पूरा। बेशक रिसोर्सेज वेस्ट करो, वो चीज़ यहाँ नहीं आती, मेनली यहाँ पे सिर्फ टाइम आता है कि आपको टाइम पे अपने काम को पूरा करना है। अब जो हमने ऑप्शंस पढ़े इसमें कहीं भी टाइम से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है। पहले ऑप्शन में बोला है कि डूइंग द राइट टास्क, कि आपको टास्क को पूरा करना है, राइट टास्क को। ऑप्शन बी कहता है कि कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, कि आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है यानी पूरा करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है वो नहीं बोला, सिर्फ कंप्लीट करना है, ओके। एंड ऑप्शन सी क्या आता है कि अचीविंग गोल्स, अचीव करना गोल्स को भी यही आता है कि आप अपने टास्क को क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं तीनों ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी, तीनों कहीं ना कहीं कंप्लीशन से ही रिलेटेड है। टाइम की बात करी नहीं गई है, कंप्लीशन की बात की गई है। और इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं यही रिलेट करता है कि हमें अपने काम को क्या करना है, पूरा करना है। सो हम इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन डी चूज करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे हिसाब से तो तीनों ऑप्शन सही हैं, कंप्लीट हो रहा है हमारा काम। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये केस स्टडी है, क्योंकि आपका जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ 1 मार्क एमसीक्यू, सिंपल जो एमसीक्यूज होते हैं वो ही आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। आपको केस स्टडी बेस्ड एंड असर्शन एंड रीजन बेस्ड भी एमसीक्यूज आने वाले हैं, सो उनकी प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। और मेरी मानो तो आपके एग्जाम में, क्योंकि बीएसटी ना कहीं से कहीं रिलेट ही ऑलमोस्ट आपकी केस स्टडी पे ही करती है, एग्जाम पूरा केस स्टडी बेस्ड आता है, और 12th का तो खास कर आता है। तो आपके पास पूरे क्वेश्चन में आपको सिंपल वाले तो बहुत ही कम मिलने वाले हैं, डरा नहीं रही हूँ, बट एक बात बता रही हूँ कि आपको सिंपल नहीं मिलने वाले, ज़्यादातर सारे काम मिलेंगे केस स्टडी। और जब आपको टॉपिक ही अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गए, आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंट नहीं होगे टॉपिक पे, ठीक है, सो आप ना अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टडी ऐसा तो है नहीं आपको 10 दे दी, हाँ भाई इन्हीं में से आएगा पेपर, ऐसा नहीं होता। बहुत भाई टॉपिक होता है, आना कहीं से भी आ जाती है केस स्टडी, तो टॉपिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज़ गो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारी वीडियोस का, उनको अच्छे से पढ़ो और उसके बाद एमसीक्यूज ट्राई करो, बहुत ईजीली होंगे। समझ आ रही है बात। सो एक बार देख लेते हैं क्या कहती है ये केस स्टडी, कि रोहन वर्क्स as a production manager in Global Enterprise Limited. He has been given the task of getting 1,000 units of hand-woven table mats manufactured at the cost of rupees 150 per unit within 10 days. रोहन को एक काम मिला है कि उसको क्या करना है, 1000 यूनिट्स यानी 1000 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है, 150 पर यूनिट और 10 डेज में करनी है, ठीक है। अब एक तरीके से रिसोर्सेज देखे जाए तो उसको मनी जो दे रखी है एक रिसोर्स में वो क्या है 150 पर यूनिट है, इससे ज़्यादा वो यूज़ करेगा तो वो क्या होगा, एफिशिएंट नहीं माना जाएगा। और 10 डेज जो है उसकी इफेक्टिवनेस है कि आपको इतना ही टाइम पीरियड दिया, अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करते रहो तो भी आप क्या, तब आप क्या नहीं हो, आप इफेक्टिव नहीं हो, ओके। सो इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज एज एन इफेक्टिव मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट, अब क्या है उसको जस्ट ये बोला, अगर आप एक इफेक्टिव मैनेजर की प्लेस पर हो, क्या आप बहुत इफेक्टिव हो अपने काम में, सो आप क्या चीज़ को इंश्योर करोगे, जब काम करो तो आप किस चीज़ को सोचोगे कि हाँ मैं अगर एक इफेक्टिव मैनेजर तो ये काम तो होना ही चाहिए, बाकी जाए साइड में। सो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड रुपीज 150 पर यूनिट, ओके। ऑप्शन बी कहता है कि द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 डेज इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट।
ऑप्शन सी कहता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन ₹150 एंड द ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि उसकी इफेक्टिवनेस बोली गई है 10 डेज की, और एफिशिएंसी का जो हम मेजर करेंगे वो है 150 पर यूनिट पे। अब वही बात आई, मैंने जो अभी फोर्थ और जो थर्ड करा था, ये भी हमने एमसीक्यू जो है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर ही करे थे, और मैंने ये चीज़ वीडियो में भी बोली और अभी भी मैंने बोली आपको ये सेम चीज़ कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है, इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बच्चे इन्हीं टॉपिक्स में कंफ्यूज होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सिमिलर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस आप कितना रट लो, आप पेपर में भूल जाओगे एफिशिएंसी थी या इफेक्टिवनेस थी, एफिशिएंसी थी इफेक्टिवनेस, तो वो चीज़ होती है। सो आप मैंने इसलिए ही इसके 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा डाले हैं, ताकि आपको कहते हैं ना क्लियर होती जाए। बार बार एक ही चीज़ पढ़ोगे ना तो थोड़ी ज़्यादा क्लियर होती है माइंड में, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। अच्छा हाँ यही था इसका, ठीक है। सो हमने वही चीज़ पढ़ी कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि आपका काम टाइम पे होना चाहिए। बाकी आप चाहे बेशक कैसे भी करो, आप चाहे रिसोर्सेज वेस्ट करो, चाहे जो मर्जी करो, बट थिंक क्या, अगर आप इफेक्टिव हो तो आपको अपना काम जो टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 10 दिन में करना है तो 10 दिन में ही करना है। आई बात समझ, तो वो है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 days इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट। And question number 6 says that management is said to be poor if it is option A efficient but ineffective, option B effective but inefficient, option C both inefficient and ineffective, and option D all of the above. तो यार अब तुम देख सकते हो कि बार बार एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने काफ़ी सारे डाले ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। सो ये चीज़ तो आप लोग अपने माइंड में अच्छे से बैठा लो कि अगर तुम बिना पढ़े बीएसटी के पेपर में जाने वाले हो और ये सोच रहे हो कि यार जस्ट एमसीक्यूज हैं, इधर उधर से पूछ पाछ के हो जाने हैं, ईजिली हो जाने हैं, तुक्के भेड़ देंगे 4 में से, सो ये चीज़ तो दिमाग में से निकाल ही दो तुम लोग। क्योंकि बीएसटी में जब तक यार तुम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे ना, और बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो तुम लाइक रियल लाइफ में तुम्हें पता होते हैं, बस तुम्हें जस्ट एक बुकिश लैंग्वेज में एक बार उसको पढ़ना होता है और कुछ नहीं। सो बहुत ईजी है, एक बार जाके मेरे ही चैनल पे वीडियोस को देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक 4 पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट है चैप्टर फर्स्ट की, उनको जाके देखो, अच्छे से समझो। जो चीज़ नहीं समझ आती कमेंट करो, पूछो एटलीस्ट, और करो। क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना, आई एम श्योर कि आप विद इन 1 मिनट ना सारे एमसीक्यूज क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है, आप क्लियर हो अपने माइंड में कि हाँ ये चीज़ ऐसे थी, ये ऐसे थी। जस्ट जो ऑप्शन है उनको समझो और टिक करो, बहुत ईजी हो जाएगा। और बेसिक पता क्या होता है, क्योंकि एमसीक्यूज में ना अगर 1 मार्क है, ऑब्वियस है, अगर आपका एक गलत तो पूरा 1 मार्क चला जाएगा। वो चीज़ सोचो, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है, हम 4-5 लाइन लिखते हैं, उसमें से टीचर 1-2 लाइन काट के फिर भी नंबर हमें मिल जाते हैं। बट 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, एक गलत पूरा 1 मार्क गया। तो सोचो, थोड़ा दिमाग से काम करो, चैप्टर को अच्छे से समझ लो एक बार कॉन्सेप्ट को, और फिर एमसीक्यूज को करो, बहुत इजी हो जाएगा। आई एम मेकिंग, मतलब मैं इस चीज़ की वो कर रही हूँ, बहुत इजीली क्लियर होगा। तो जाओ वीडियो को चेक करो, देखो, समझो। सो हम बात कर रहे थे, हमने देख लिया कि मैनेजमेंट हम कैसे पूरा बोल सकते हैं कि हाँ मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो में ये चीज़ क्लियर कही थी और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि जो मैनेजमेंट है वो दोनों का कॉम्बो होती है, यानी दोनों चीज़ होनी चाहिए एक मैनेजमेंट में, कि क्या आप कि वहाँ के जो मैनेजर्स वो इफेक्टिवली भी वर्क करें और एफिशिएंटली भी वर्क करें, यानी वो लोग टाइम पर भी वर्क को पूरा करें और रिसोर्सेज को भी वेस्ट ना करें, प्रॉपरली यूटिलाइज करें। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विद द ऑप्शन सी, बोथ। अगर हमारी मैनेजमेंट ना ही एफिशिएंट है ना ही इफेक्टिव है, तभी हम क्या बोलेंगे कि क्या है, मैनेजमेंट क्या है, पुअर है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, यानी मैनेजमेंट क्या है, बोथ इनएफिशिएंट, और अगर इनइफेक्टिव होती है तो ही। And move to the next question, question number 7. Keeping in view the changes in the consumer demands and preferences, Tacit Maker Bakery has reduced the sugar and fat content in its products. This approach of business shows that management is, and the options are, option A कहता है कि an intangible force, option B a group activity, option C a dynamic function, option D a multi-dimensional activity. Okay, so क्या करा, एक जो
था उसमें क्या, टेस्ट मेकर जो बेकरी थी उन्होंने क्या करा, कंज्यूमर की डिमांड्स और प्रेफरेंस में चेंजेस आने की वजह से उन्होंने थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट में क्या करा, उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस करा लिए। सो क्या ये एक इंटेंजिबल फोर्स है? नहीं। सो ऑप्शन ए तो यहीं से कट हो गया। ऑप्शन बी ग्रुप एक्टिविटी भी नहीं है, क्योंकि आपने कुछ ग्रुपली वर्क नहीं करा ना, आप ग्रुप में होकर कोई काम थोड़ी, मतलब उसके रिगार्ड में तो कोई बात नहीं हुई यहाँ। सो ऑप्शन सी हमारा डायनेमिक फंक्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि क्या हुआ, कंज्यूमर यानी मार्केट में यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए, कुछ कंज्यूमर की प्रेफरेंस डिमांड्स बदली, तो हमने उनकी अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लिया, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लिया। तो वो क्या है, पार्ट ऑफ डायनामिक फंक्शन है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो किस में स्टेबल है, बिजनेस एनवायरनमेंट में, और बिजनेस एनवायरनमेंट होता ही बहुत ज़्यादा डायनामिक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, अ डायनामिक function. Moving to the next question, question number 8. Which of the following is not an organizational objective of management? किन में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, सो हमने 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, SPG। या सो ऑप्शंस आर अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, सेकेंड अर्निंग sufficient profit to cover risk of business, third increase in the prospectus of business in the long run, and the fourth one is providing free education to their employees children. Okay, अब अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, क्या आप इतना तो रेवेन्यू कमाओ कि आप अपनी कॉस्ट को क्या कर पाओ, कवर कर पाओ। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें बात करी गई है कि हाँ हमें एटलीस्ट इतना कमाना है कि हम अपने जितना लगा है उतने को तो कवर कर पाएँ। देन सेकेंड में सफिशिएंट प्रॉफिट की बात हुई है, प्रॉफिट हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। देन थर्ड इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन तक हमारा बिजनेस चले, यानी सर्वाइवल की बात आ जाती है। सो जो फोर्थ पॉइंट है जिसमें बोला गया कि प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कर रहे हो, वो अलग चीज़ होती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। Moving to the next question, question number 9, that management is considered to be an art because हम management को art क्यों consider करते हैं? ठीक है, so the options are the principles of management have universal validity. Option second, the principles of management have universal application. Option C, different principles of management are brought into effect differently by different managers. Okay. And the option D यानी fourth, it is not important for the practicing managers to be a member of a professional association. तो हम इनमें से ऐसी कौन सी है जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट को एज एन आर्ट हम कंसीडर करते हैं? ठीक है, सो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन थर्ड जो इसमें दे रखा है कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स। क्योंकि इसमें हमने जब पढ़ा था आर्ट का तो इसमें एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात पढ़ी थी कि प्रिंसिपल सबके पास होते हैं बट सबके करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, सबका अपना अपना वे होता है हर चीज़ को करना। तो वही बात बोलिए कि उसमें इफेक्ट हम कैसे ला रहे हैं, डिफरेंटली ला रहे हैं बाय डिफरेंट मैनेजर्स। अलग अलग मैनेजर अपने हिसाब से उसको वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आपको उस टाइम पे सिर्फ एक प्रिंसिपल दिया जाता है, सिचुएशन हर बार सेम नहीं हो सकती, अलग अलग होती है और हर किसी का करने का तरीका भी अलग होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स। Next question, question number 10 is the authority responsibility relationships that exist within the organization give rise to, कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है ये किसको ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट करता है, वो करता है, राइज देता है। तो ऑप्शंस आर डिफरेंट फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, या फिर मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। सो ये हमें अब बताना है कि कौन सा है जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है या एक वहाँ से वो चीज़ राइज होती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकेंड, यानी डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि ना एक लेवल्स हो जाते हैं कि हाँ इसको ये पावर दे रखी है, इस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ इसको ये काम करवाना है। तो हर लेवल का अलग अलग है, जैसे टॉप लेवल पे अलग होती है, मिडिल पे अलग, लोअर पे अलग, तो वो सारी चीज़ें। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किस उसको राइज कर रही है, डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन को।
Moving to the next question, question number 11. Identify the level of management which does not interact with the workforce directly. कैसा कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि डायरेक्टली क्या करता है, इंटरैक्ट नहीं करता है हमारे वर्कफोर्स से यानी कि वर्कर्स से. ठीक है. एंड द ऑप्शंस आर ए सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड ऑप्शन डी मिडिल लेवल मैनेजमेंट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि इसका क्या है, डायरेक्टली वर्कफोर्स नहीं होता. ये क्या होते हैं, ये सिर्फ एक कहते हैं ना, एक ग्रुप के सिर्फ एक हेड बना दिए जाते हैं, हेड मैनेजर्स होते हैं और इनका काम क्या है, ये सिर्फ एक लिंकिंग पेन होता है जो टॉप लेवल को लोअर लेवल से रिलेट कराता है. ठीक है. एक सिर्फ लिंकिंग पेन होता है कि ऊपर वाली बात से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचानी. इसका काम सिर्फ आगे समझाना है काम को, वो भी किसको, वहाँ के भी जो सुपरवाइजर्स हैं, क्लर्क है, उनको. जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं वर्कर से, वो कौन से, लोअर लेवल, जो सुपरवाइजरी लेवल वाले लोग होते हैं वो करते हैं. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 मिडिल लेवल मैनेजमेंट. Next question, question number 12 is organizing as a function of management involves deciding. Options are what activities and resources are required, who will do a particular task, where will it be done, and option 4 है all of these. सो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, सब चीज़ सोच लेते हैं माइंड में, जब सब चीज़ सोच लेते हैं, अब हमें पेपर पे वो वर्क करके हमें सारी चीज़ें अब क्या करनी होती है, ऑर्गेनाइज करनी होती है. सारे रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ देखने होते हैं कि कौन कैसे काम करेगा, कहाँ पे होगा, सारे रिसोर्सेज क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये सब हमें देखना होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 says that it is a force that binds all the functions of management. कैसा है, क्या चीज़ है जो पूरे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को क्या करता है, बाइंड करके रखता है यानी इकट्ठा करके रखता है. सो द ऑप्शंस आर कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट हायरार्की. सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमने जब चैप्टर पढ़ा था हमने बहुत क्लियर एक बार ये चीज़ पढ़ी थी कि मैनेजमेंट कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन है तो ही वो मैनेजमेंट वो ढंग से वर्क कर सकता है, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाता है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, that which degree is essential to become a manager. Okay, and the options are BCom, MCom, MBA या फिर फोर्थ वन एंड नन ऑफ दिस. सो ये क्वेश्चन आई गेस अगर आप चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हो आपको, क्योंकि यार देखो ये छोटी छोटी बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए उसकी, तो जब तक चैप्टर के अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे क्लियर नहीं होगा. ठीक है. सो हमको मैनेजर बनने के लिए कोई भी डिग्री नहीं चाहिए होती, कोई भी डिग्री एसेंशियल नहीं होती है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15, that art is bringing about of a desired result through application of skill. Whose statement is this? अब बेसिकली क्या होता है, जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं हम डेफिनेशन पे ध्यान दे लेते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि उसका ऑथर कौन है. और जनरली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, बट कहते ना आप वही वाली बात है, मन में अगर MCQ क्यों ही रिस्क लेना, हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए. कई बार आ जाते हैं ये वाली चीज़, क्योंकि यहाँ क्या होता है बच्चे तुक्के भी नहीं बैठ पाते और वो चीज़ गलत हो जाती है फिर. ठीक है. सो ये चाहे चीज़ें भी थोड़ा देख लिया करो कि कौन से ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन बोली है, एक बार माइंड में एटलीस्ट एक बार दिमाग में से निकाल तो लो, कोई ज़्यादा वो थोड़ी है. जैसे हमने एक पढ़ी थी जिसमें सॉफ्ट साइंस थी कि सॉफ्ट साइंस किसने बोला है मैनेजमेंट को, सो वो थे NS डेले. ठीक है. सो ऐसे ही इसमें द करेक्ट आंसर विल बी GR टेरे. उन्होंने बोला था कि आर्ट इज ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ अ डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, GR टेरे. Next question, question number 16 is what is the name of the management institute established in India? कि मैनेजमेंट का कौन सा इंस्टीट्यूट है जो स्टैब्लिश है इंडिया में. देखो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक. तुम पढ़ते टाइम तो इसको यूं ही हवा में निकाल दोगे कि यार ये थोड़ी आएगा, तो वही चीज़ है, सोचो समझो अच्छे से पढ़ो. ठीक है. सो ऑप्शंस आर IIT, ऑप्शन बी AIMA, ऑप्शन सी जो है थर्ड है IIM एंड ऑप्शन डी ICICI. सो ICICI तो आप ऑब्वियसली पता है नहीं है क्योंकि ये बैंक का नाम है. ठीक है. IIT भी नहीं है, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. IIM MBA के उससे थोड़ा सा है, IIM जो बोलते हैं IIM रोहतक ये सब. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन.
Moving to the next question, question number 17, that the word cooperation and coordination are, and the options are opposite, option B synonym, option C complementary, option D all of the above. तो देखो all of the above तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ opposite बोल रहे हैं, एक तरफ synonym बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऑल ऑफ द अबव का तो ऑप्शन यहीं से हट जाता है. और ये बहुत एक बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है चीज़. सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री, कि ये दोनों क्या एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं साथ साथ. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री. Moving to the next question, question number 18. Managing directors is the position of dash level of management in a large company. And the options are, so here is an error. जरा PPT बनाते टाइम थोड़ा सी ऑप्शंस में मिस्टेक हो चुकी है, so ये सारे ऑप्शन गलत हैं. So the correct options are option A top, ऑप्शन बी मिडल, ऑप्शन सी लोअर एंड ऑप्शन डी मिडल एंड लोअर. तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखो, आपने लेवल्स अच्छे से पढ़े हैं कि क्या कौन से लेवल पे क्या फंक्शन होता है, बट उस लेवल पे पोजीशंस क्या क्या है हमें ये चीज़ भी ध्यान देनी है. तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये कैसी पोजीशन है, ये टॉप लेवल की पोजीशन. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए top. So here we go to the 19th question, last second question. Which of the following is not a designation related to middle level management? ठीक है, and the options are operation head, sales manager, chief operating officer या फिर divisional manager. So ऐसी कौन सी designation नहीं है जो middle level की है. ठीक है, and the correct answer will be the option C, chief operating officer. ये हमारे नहीं है. So the correct answer will be option C. And moving to the last question of today's video. I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ आए होंगे. अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन. So let's start. Which one of the following sequence of process of management is correct? And I think this one is the most important question, क्योंकि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसकी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए. सो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. ऑप्शन 2 स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग. ऑप्शन 3 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. सो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि आप सबसे पहले तो प्लान ही बनाओगे. अगर आपने ये चीज़ नहीं भी पढ़ी आप तब भी ये चीज़, मतलब कहते हैं ना, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तब भी आपको एक नॉर्मल बच्चा भी ये चीज़ बता देगा कि सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ शुरू करना चाह रहे हो तो आप पहले प्लानिंग ही करोगे. सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो यहीं ऐसे कर जाते क्योंकि इनकी स्टार्टिंग जो है वो स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग से हो रखी है. ठीक है, अब प्लानिंग आगे दो ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. अब प्लानिंग करने के बाद आप कंट्रोलिंग करोगे या फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, देन स्टाफिंग, देन कंट्रोलिंग. तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग.